चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट बी आज हम करने वाले हैं। पिछले ही वीडियो में हमने चैप्टर 6 स्टाफिंग का पार्ट ए देखा था, जहां पर हमने स्टाफिंग की मीनिंग देखी थी, इंपॉर्टेंस देखी थी, प्लस स्टाफिंग का हमने जो प्रोसेस है हमारा वो पूरा हमने समझा था। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स, एलिमेंट या फिर आप बोल सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, राइट। बेसिकली यहां पर 3 कंपोनेंट है हमारे स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। आज के वीडियो में हम पूरा फोकस रखेंगे हमारा रिक्रूटमेंट के ऊपर, राइट। रिक्रूटमेंट जैसे आपको पता है, कल हमने प्रोसेस देखा था। थोड़ा सा अगर हम बैक में चले और देखें कि प्रोसेस में पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सोनल, राइट। जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करना किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड जो स्टेप है वो रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट स्टार्ट कैसे होता है, जब हमें ये पता लग जाए कि इस काम को करने के लिए इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है और इतने लोगों की हमारे पास कमी है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग हमारे पास नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ता है, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, पैम्पलेट के थ्रू, अलग अलग सोर्स ऑफ मीडियम के थ्रू हमें वो एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, जहां पर एक मैनेजर एक पब्लिकेशन में, न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट के थ्रू एडवर्टाइज करता है लोगों की कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इतने लोग चाहिए। वो एडवर्टाइजमेंट देख के जब लोग अप्लाई करते हैं, वो सारा प्रोसेस हमारा रिक्रूटमेंट का होता है, राइट। चलिए, रिक्रूटमेंट की मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट, मतलब इंड्यूस करना, ललचाना लोगों को। एक न्यूज़पेपर में ऐड देके आप ललचाते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड को पढ़कर अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बचें राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में, राइट। आगे देखते हैं, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेसिकली 2 सोर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं किसी भी लोग को रिक्रूटमेंट करने में या रिक्रूटमेंट करने में, राइट। चलिए, पहला है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दैट सिंपली मींस हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को हायर नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ हैं, उन्हीं को हम ट्रांसफर या प्रमोट करके जो भी वैकेंट पोजीशन होती है वो हम फिल करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम बाहर के लोगों पे डिपेंड करते हैं। हम फ्रेश टैलेंट को लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, तौर तरीके आ पाएँ, राइट। फ्रेश ब्लड आ पाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, एक्सटर्नल में बाहर के लोगों को हम अलाउ करते हैं कि अप्लाई करिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए। चलिए, इंटरनल सोर्सेज क्या होता है और इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, प्लस इसमें सोर्सेज भी देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं इंटरनल के अंदर। चलिए, अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से लोग हैं उनके साथ ही हम काम चलाते हैं। नो वन फ्रॉम आउटसाइड से जो भी लोग होते हैं हम उनको परमिट नहीं करते हैं, राइट। इसके फायदे क्या होते हैं, देखिए, फायदे ये होंगे कि ये एक बहुत सस्ता मीडियम होगा, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट में, सेल्स प्रमोशन में, हमें पैम्पलेट में खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्टली नहीं रहता ये, राइट। मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जब आपको आपके एम्प्लॉयज को ये पता है कि हम में से कोई ना कोई एक बंदा ट्रांसफर होगा, प्रमोट होगा, तो भाई अपने आप ही वो मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि उनको पता है बाहर से कोई नया बंदा कंपनी नहीं रख रही है, हम में से कोई ना कोई ट्रांसफर या प्रमोट होगा। लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, बिल्कुल ठीक है कि ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कब होता है ये ज़रूरी है आपको समझना। जब कोई एक नया बंदा आता है, बाहर से कोई बंदा नया लगता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, काम के बारे में नहीं पता, तो उसको शुरुआत से ट्रेन कराना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें का खर्चा नहीं होता इसमें, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आपका पहले से है, जानता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टाइप ऑफ ऑपरेशंस के बारे में, राइट। टू गेट प्रमोशन एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है। जब उनको पता रहेगा कि हम में से कोई ट्रांसफर या प्रमोट होगा, तो वो दिखाने के लिए ही सही लेकिन अच्छा परफॉर्म करेंगे, ताकि वो नज़र में आ सके मैनेजमेंट की। यस और नो। चलिए, डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि भाई नेगेटिव क्या क्या होंगे इस चीज़ के। नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, कोई भी नया बंदा या नया टैलेंट नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे बंदे हैं तब तो ये हमारा जो सोर्स है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी काम के नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स बहुत ही सुस्ती हैं, बहुत ही नाकाम है, बहुत ही अनएजुकेटेड हैं, स्किलफुल नहीं है, तो वहाँ पर बहुत डिफिकल्टी अराइज होती है, राइट। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, बिल्कुल ठीक है। अगर 5 जन हैं तो 5 में से ही हमें, अगर कोई बंदा अच्छा नहीं भी कर रहा है तो उसको ही ट्रांसफर या प्रमोट करना पड़ेगा।
नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो बाहर से रखने ही पड़ेंगे, एक ही बंदा सारे काम कैसे करेगा। हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है तो एक या दो बंदे हों, एक या दो बंदे सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हमें बाहर से रखने ही पड़ेंगे। इसलिए न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है इंटरनल सोर्स को चूज करना या उसमें ऑपरेट करना। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, बिल्कुल ठीक है, अगर आप बाहर से नहीं रख रहे हो, अपने एम्प्लॉयज का ही फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। कोई भी एक चीज लंबे समय तक करने में ही कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल एक्सपर्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली उनका ट्रांसफर करते रहोगे, प्रमोशन करते रहोगे, तो वो कभी भी अपने डिपार्टमेंट में, अपने नेचर ऑफ वर्क में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, राइट। चलिए मेथड्स देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन, दोनों ही होते हैं सिंपल, राइट। ट्रांसफर क्या होता है, देखिए दोनों में अंतर समझिएगा अच्छे से, मैं आपको अंतर समझाने वाला हूं। ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर, एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में चेंज करना एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी चेंज नहीं होती है बच्चा, राइट, अथॉरिटी सेम रहेगी, आप सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉय की, राइट। किसी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठते थे तो अब उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, राइट। इसको प्रमोशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफर। जब एक ही लेवल पर एक एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, हम उसको ट्रांसफर बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? चलिए प्रमोशन क्या होता है, देखिए प्रमोशन रेफर टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। हायर लेवल मतलब एक जो एम्प्लॉय है वो लोअर लेवल पे काम करता था, उसका प्रमोट करके उसको मिडिल लेवल पे लाया गया है। एक असिस्टेंट से आप अगर मैनेजर बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। कोई डिफिकल्टी आ रही है बच्चा? पूरा क्लियर? दोनों का मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, क्या मीनिंग होता है, क्या एडवांटेज है और क्या नेगेटिव हैं इसके। When the candidate from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. जब बाहर से कोई आउटसाइडर आके अप्लाई करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और उनमें से आप कोई सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बेनिफिट क्या होंगे विद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? फ्रेश एंड न्यू टैलेंट केम टू द ऑर्गेनाइजेशन। नया बंदा, नया टैलेंट, नई क्रिएटिविटी आ पाएगी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि आप बाहर से लोगों को रख रहे हैं। थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स वाइडर चॉइस, बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10, 15, 20, 100 जने हों, उनमें से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप टीवी पे ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, तो हजारों लोग अप्लाई करते हैं, तो आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती है। उन हजारों लोगों में से आप बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइड पर्सोनल कैन बी हायर्ड यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, बिल्कुल ठीक है। आप जितना इंटेलिजेंट, जितना क्वालिफाइड, जितना एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग आप स्टूडेंट या कैंडिडेट को चुन सकते हैं, उतना आपके पास चॉइसेस है, राइट। आप चाहे तो स्ट्रिक्ट रख सकते हैं अपना कैटेगरी, आप चाहते तो सिर्फ MBA को ही हायर कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं, आप चाहे तो CS को हायर कर सकते हैं। आप जितना भी आपके पास जिस भी पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग राइट कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं। यस और नो? चलिए डेवलप्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये थोड़ा जलन भावना वाला पॉइंट है कि अगर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज़ को पता लगेगा कि भैया अगर हमने अच्छा काम नहीं करा तो हमें निकाल के दूसरे बंदे को ये कंपनी हायर कर लेगी, तो अपने आप ही वो क्या होगा, एक तो मेहनत करना चालू कर देंगे, राइट, मेहनत करना चालू कर देंगे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कंपटीशन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। वो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, लेकिन एक सेंस ऑफ कंपटीशन हो जाएगा कि हमने अच्छा काम नहीं करा तो बाहर से रख लिया जाएगा, या बाहर से कोई बंदे को रख लिया, मान के चलिए उसके साथ जो पहले से काम नहीं कर रहा है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। या कोई अच्छा एम्प्लॉय भी होगा, उससे अच्छा अगर आपने बाहर से हायर कर लिया तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। तो ये अच्छे सेंस में भी है अगर एडवांटेजेस की बात करें, और ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, राइट। चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। द मॉरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन और फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। जब उनको लगेगा यार हम में से ही किसी को ट्रांसफर या प्रमोट कर देते, बाहर से रखने की या बाहर से दूसरे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है, राइट। उनको ही लगता होगा कि यार हमें ट्रांसफर या प्रमोट करके हमारी सैलरी बढ़ा दो, नए एम्प्लॉयज को खरीदोगे, उनको ट्रेन करोगे, कितना पैसा वेस्ट होगा, राइट। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनका थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है। न्यू एम्प्लॉयज मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। नए इंडिविजुअल होंगे, उनको सेटल डाउन होने में, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने में, अपने हिसाब से वर्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर इंटरनल सोर्स होता तो ये सारा टाइम नहीं लगता।
इट इज़ एक्सपेंसिव एज टू इन्वाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर द जॉब। बिल्कुल ठीक है, ये एक एक्सपेंसिव मीडियम है क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में, आप प्रमोशन में, आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट छपवाना, होर्डिंग बनवाना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है आपको। लेंथी प्रोसेस है, बिल्कुल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप पहले ऐड देखते हैं, लोग ऐड देखेंगे, लोग ऐड देख के आएंगे आपके पास, अब उनमें से आपको लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऐसे लोग आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, तो हो सकता है वो बैकफायर भी कर जाए। बैकफायर इन द सेंस है आप अपने अच्छे से इंटरव्यू लिया है, अच्छे लोग आए हैं, लेकिन उनमें से एक कोई धोखेबाज निकल गया, कोई आपकी कंपनी के साथ चीट करने आ गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव हो सकती हैं इस प्रोसेस में। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के पार्ट है मेथड देखते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। बाहर से अगर लोगों को हायर करते हैं तो कौन कौन से मेथड आप यूज में ले सकते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सबसे सस्ता। इसमें होता क्या है, देखिए, समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट notice at the gate of their office or factory or workshop stating the vacant job position। इसमें क्या करती है कंपनी, सोचती है भैया हमें खर्चा नहीं करना, क्या करो, आपका जो गेट है, कंपनी का गेट है, फैक्ट्री का गेट है, उसमें एक पोस्टर बनाओ, वो पोस्टर चिपका दो कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड है गेट खोल के अंदर आ जाए इंटरव्यू देने, राइट। ये सबसे सस्ता आसान तरीका है। ज़्यादातर जो लोअर क्लास वर्कर्स होते हैं, जो लोअर लेवल वर्कर्स होते हैं, उनके अगर रिक्रूटमेंट आप कर रहे हो तो ये मेथड आप चूज कर सकते हो। अगर आप टॉप लेवल के लिए हायरिंग कर रहे हो, उनके लिए आप रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो, तो ये मेथड इफेक्टिव नहीं रहता है, राइट। कैजुअल कॉलर्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान के चलिए आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, राइट, लेकिन आप जिस कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं उसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, भर्ती नहीं निकली है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कंपनी के पास, पूछेंगे कि कोई नौकरियां हैं नहीं है, वो कहेंगे अभी तो नहीं है, जब होगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप क्या करते हैं, अपना बायोडाटा, रिज्यूम जिसको बोल सकते हैं, वो आप सबमिट करके आ सकते हैं रिसेप्शन में। रिसेप्शन वाला आपको बोलेगा ठीक है आप अपना रिज्यूम दे दीजिए, जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, 100 जने रिक्रूटमेंट के लिए पहुंचे, इंटरव्यू के लिए पहुंचे, सिलेक्शन 10 जनों का हुआ, 90 जनों का रिज्यूम पहले से रिसेप्शन वालों के पास रहता है, क्योंकि सारे तो सेलेक्ट होंगे नहीं, जो सेलेक्ट नहीं होंगे उनका रिज्यूम या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिसेप्शन वालों के पास रहती है। तो वो बनता है कैजुअल कॉलर्स का डाटा, राइट। ये जो वो लोग होते हैं जो रिजेक्टेड हो चुके होते हैं, या वो लोग जो बीच में आए थे नौकरी पाने, लेकिन उस समय नौकरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी या कंपनी को उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो एक डाटा, वो एक इन्फॉर्मेशन, वो एक सोर्स बन सकता है कंपनी के लिए कि जब उनके पास कोई रिक्रूटमेंट निकले, जब कोई वैकेंसी निकले, तो उन लोगों को कॉल करके बुलाया जा सकता है, राइट। तो ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन विद द जॉब सीकर लीव विद द रिसेप्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स हु वर नॉट सेलेक्टेड कैन बी यूज्ड एज फ्यूचर रेफरेंस। हो रहा है बच्चों क्लियर? बहुत सरल भाषा में मैंने ये समझा दिया है आपको। थर्ड आता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही कॉमन है, आज आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जॉब पोजीशन की हम मीडिया में ऐड दे सकते हैं। आप फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आप टेलीविजन में नीचे जो एक कॉलम चलता रहता है उसमें एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो वो एक कॉमन मीडियम है न्यूज़। जब आप न्यूज़ वगैरह चैनल देखते होंगे तो उसके बीच में जो ऐड आते हैं, उसके नीचे जो ऐड चलते रहते हैं, वो सारे मीडिया एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, राइट। द मोस्ट कॉमन पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टाइजिंग अबाउट द जॉब वैकेंट पोजीशन। द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर हमें मीडिया चुनना पड़ता है, हमें टीवी में देना है, रेडियो में देना है, न्यूज़पेपर में देना है, मैगजीन में देना है। तो ये वेरियस मीडिया होते हैं, इनके थ्रू हमें एक मीडियम सेलेक्ट करके अपने ऐड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है। सिंपल, राइट। चलिए, फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और फिफ्थ है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैंने दो पॉइंट को एक साथ इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये इंटर रिलेट करते हैं, दोनों को अच्छे से समझिएगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ये गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसियां हैं जो कि आपकी मदद करती है, या फिर कंपनीज की मदद करती है राइट कैंडिडेट को कंपनी में भेजने में। इसमें होता क्या है, देखिए, ये एक फ्री एजेंसी होती है गवर्नमेंट की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, ये गवर्नमेंट की एक फ्री एक्सचेंज एजेंसी होती है जहां पर जिनको बेरोजगार हैं, जिनको नौकरियां चाहिए, वो जाके अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं। और वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं गवर्नमेंट के, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है इंडस्ट्री के साथ, बिजनेसेस के साथ। तो बिजनेसेस, इंडस्ट्री उनको फोन करती है, पूछती है क्या आपके पास राइट कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो हमारी कंपनी में आप भेज सकते हैं,
पूरा बच्चों क्लियर। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड होता है। तो यहाँ पर आप रिज्यूम जब सबमिट करने जाते हैं या जब भी आपकी जॉब लगती है तो आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट के रेशो को बढ़ाने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ इंक्रीज कर रही हैं। द जॉब सीकर्स लीव देयर बायोडाटा एंड डिटेल्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जब कंपनी बिजनेस कांटेक्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से और पूछेंगे क्या आपके पास लोग हैं, क्या आपके पास MBA के लोग हैं, CA के लोग हैं, CS के लोग हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की रिक्वायरमेंट है, इन लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर राइट कैंडिडेट होते हैं तो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस सेंड कर देती है, भेज देती है उन लोगों को और उनकी मदद करती है नौकरियां लगाने में। पूरा है बच्चों क्लियर। अब प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट सेम यही काम करते हैं, राइट कैंडिडेट को भेजते हैं कंपनीज में और जॉब लगवाते हैं उनकी। बस फर्क ये है प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, इसलिए हमें रिज्यूम देने के और नौकरी लगाने के, ये लोग नौकरी लगाने के आपसे पैसे चार्ज करते हैं। पैसे अगर की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 2000 3000 तक ये आपके रुपए चार्ज करते हैं। कभी कभी जब आप रिज्यूम सबमिट कराते हैं तब थोड़े कम चार्ज आपसे ले सकते हैं, 100 200 300 500। लेकिन जैसे ही आपकी जॉब लगती है तो यहाँ पर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको फर्स्ट सैलरी का 10% 20% उनको देना पड़ेगा। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उनकी, अलग अलग कंडीशंस होती है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। दोनों का रोल एक ही है। ये एक ऐसी एजेंसियां हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को राइट कैंडिडेट डिलीवर करवाती हैं उनके इंटरव्यूज के लिए या उनकी कंपनीज में। हो रहा है बच्चों क्लियर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी के होते हैं, इसलिए वो फीस को चार्ज करते हैं नौकरियां लगाने की। 6th है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, क्योंकि आप भी थोड़े टाइम बाद कॉलेजेस जाएंगे, राइट, अच्छे जगह पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर फाइनल ईयर में बेसिकली कंपनीज आती है, अच्छे जो IITs होते हैं, IIMs होते हैं, बड़े बड़े B स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है, नौकरियों के लिए कंपनी आती है, आपके इंटरव्यूज़ लेती है। जो बंदे भी इंटरव्यूज़ में सेलेक्ट होते हैं उनको जॉब ऑफर दिए जाते हैं कि जैसे ही आपका एजुकेशन या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी जॉब लग जाती है। जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है आप सीधे कंपनी में जाके वर्क कर सकते हैं। तो ये भी एक रिक्रूटमेंट का सोर्स है कंपनीज के लिए। कंपनीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से टाई अप कर सकती है, जा सकती है उनके पास और रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट कर सकती है, इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकती है वहाँ के स्टूडेंट्स का, और जो भी स्टूडेंट उनको सही लगता है, राइट, तो वहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर IT जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मेथड का यूज़ में लेती हैं ताकि फ्रेश ग्रेजुएट्स या टैलेंट उनके पास आ सके और उनको राइट तरीके से मोल्ड करके, उनको चेंज कर उनको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी समझाकर उनको एक अच्छा एम्प्लॉयज बना सके, राइट। चलिए 7th है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ये भी बहुत अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अगर उनके पास कोई रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं है, पैसे नहीं है इतने खर्च करने के लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए, और उनको बाहर से ही कोई अच्छा टैलेंट चाहिए, तो वो एक काम करती है, वो अपने जो भी लॉयल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी उनके अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको बुलाती है और उनसे पूछती है क्या आपके कोई रिलेटिव में, क्या आपके कोई फ्रेंड या आपका फैमिली मेंबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है इस पोस्ट के लिए। अगर जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास सजेशन होते हैं, उनका कोई फ्रेंड वगैरह रखना चाहता है, लगना चाहता है, तो वो अपना सजेशन देता है और कंपनीज उनको सेलेक्ट कर लेती हैं। अच्छा, कंपनीज उनको सेलेक्ट इसलिए कर लेती है क्योंकि वो उस प्रेजेंट एम्प्लॉय में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करती है। वो मानती है कि भाई ये अच्छा एम्प्लॉयज़ है तो ये जो सेलेक्ट करेगा या जो हमें सजेस्ट करेगा एम्प्लॉय वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ही एम्प्लॉयज़ होगा। यस, तो ये भी एक रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी एक आपका मीडियम हो सकता है। किस चीज के लिए? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए 8th नंबर है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? देखिए कई कंपनीज में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्शन वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब वर्क्स के लिए हमें लोअर कैटेगरी या लोअर लेवल एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होता है जो हमें लोअर कैटेगरी के वर्कर्स या लेबर वर्कर्स हमें सप्लाई करता है। तो कंपनी को लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना पड़ता है या फोन नंबर उनके पास होने चाहिए। ये एक ऐसा बंदा होता है जो एक
पर्टिकुलर फी में, ब्रोकरेज फी में या एक कमीशन फी में लोगों को सप्लाई करता है कम रेट्स में आपके पास, ताकि आपका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जो लोअर कैटेगरी का वर्क है वो चलता रहे, राइट। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा पर्सन है जो कि जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो भी लेबर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता है, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी या फैक्ट्री में तो वो ले आता है उन सब लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को, या एम्प्लॉयज़ क्या वर्कर्स को ले आता है फैक्ट्री में काम करवाने के लिए। कंपनी डायरेक्टली लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर उन सब वर्कर्स को फिर पे कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, 9th आज हमारा कॉन्सेप्ट है, मेथड है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। बहुत ही कॉमन है, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रात दिन टीवी देखते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, तो ये भी एक मीडियम है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। 10th है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट के थ्रू जब आप चीज़ों को प्रमोट करते हैं, आजकल बहुत कॉमन है, आप फेसबुक पे ऐड देखते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा, उनके भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो। पेजेस को लाइक नहीं कर रखा, तब भी आप उन पेजेस के ऐड देखते हो अपनी फीड में। तो वो सारे क्या हैं? वो सारे वेब पब्लिशिंग के ही सोर्सेज हैं। आप अलग अलग सोर्सेज की मदद से, अलग अलग मीडियम की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने चीज़ों को प्रमोट करने का सोचते हो। या फिर दूसरे एंगल से अगर इसको देखा जाए तो आप क्या कर सकते हो, वेरियस जॉब पोस्टिंग साइट्स है, आप वहाँ पर भी अपना एड प्लेस कर सकते हो राइट कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है। Naukri.com है, टाइम्स जॉब है, इंडीड है, monster.com है। तो ये सारी क्या है? वेरियस जॉब पोस्टिंग साइट्स है जहाँ पर वेरियस लोग जॉब अपने रिज्यूम पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ से रिज्यूम ले सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब सीकर्स एंड कंपनीज विच हैव वेकेंट जॉब पोजीशन। द कंपनी वेबसाइट है, मैंने आपका नाम बता ही दिए हैं। तो वेब पब्लिशिंग भी हमारा सोर्स हो सकता है, जहाँ से आप इंटरनेट से हम राइट पर्सन को हायर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये था आज का भारी भरकम वीडियो, जिसपे हमने पूरा रिक्रूटमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, मेथड्स हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। कल के वीडियो में सिलेक्शन पे होने वाला है अगला हमारा वार, और हम देखेंगे सिलेक्शन का क्या है, मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या होता है उसका, और कितने मेथड्स हैं सिलेक्शन करने के, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।